ये बता दीजिए कौन किस पे भारी पड़ेगा, हेमंत या हेमंता? वो लाइन सुने हैं, एक था टाइगर, हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंता खुद बता रहे हैं एक था हेमंत था, एक था टाइगर एक था हेमंत। वो खुद बता रहे हेमंत था, हेमंत है और हेमंत ही रहेगा। बीजेपी ये कहती है कि ये जितनी भी योजनाएं होती हैं सरकार बनते ही क्यों नहीं लाया जाता है, ये बिल्कुल आखिर में क्यों लाया जाता है? कैसे आएगा? रघुवर दास जी खजाना खाली करके गए। जब तक जीवित हूँ हेमंत सोरेन के साथ हूँ, जब तक राजनीति में हूँ हेमंत सोरेन के साथ हूँ, आखिरी सांस तक अपने जीवन के हेमंत सोरेन के साथ हूँ। झारखंड में माहौल अब पूरी तरह से चुनावी हो चुका है और यही वजह है, चाहे यूपीए फ्रंट हो या फिर एनडीए खेमा, दोनों ही पूरी ताकत ज़मीन पर झोंक रहे हैं। इन सब के बीच आज हम एक खास मेहमान जिनके साथ बातचीत करेंगे वो है बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल, जिन्हें आप अनूप सिंह के नाम से भी जानते हैं। उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं और इस दरमियान हमारी सहयोगी रितिका भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं अनूप, क्योंकि आज हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं वो आपके विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, यानी बेरमो में। बेरमो की बात जब भी करते हैं हम तो हमें राजेंद्र बाबू की याद आती है। उनका जो शख्सियत था, जो उनकी विनम्रता थी, उसे लोग आज भी याद करते हैं और मीडिया में भी उनका हम कह सकते हैं एक अलग छवि थी। आप उनकी शख्सियत को, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर महज अब 1 महीने के बाद हम कह सकते हैं कि चुनाव के मैदान में आपको उतरना है। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मनीष जी और रितिका जी, आपको बेरमो की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपने बोला कि जब आप बेरमो की बात करते हैं तो राजेंद्र बाबू याद आते हैं, लेकिन विधायक होने के नाते और राजेंद्र बाबू का बेटा होने के नाते जब मैं बेरमो को देखता हूँ तो मुझे बेरमो में वो तमाम पूर्वज याद आते हैं जिन्होंने बेरमो को सींचने का काम किया। उसमें पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी हैं, मिथिलेश सिन्हा जी भी हैं, रामदास जी भी हैं, महरूम सफ़ी खान जी भी हैं, मुरारी पांडे जी भी हैं, और फिर मेरे पिता उनके आखिरी विरासत को आगे ले जाने का काम किया। जब वो हमारे बीच से गए तो मुझे नहीं मालूम था कि बेरमो की जनता इतना ज़्यादा प्यार मेरे पर नौछावर करेगी और मुझे अपने पिता से ज़्यादा मत देकर जिताएगी, लेकिन जनता ने जिताया। मैं बस इतना ही जानता हूँ क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू के साथ काम किया हूँ और 20 वर्ष मुझे ये मौका मिला कि मैं उनका उंगली पकड़ के सीखा हूँ और उन्होंने बस मुझे वही सिखाया जो उनके गुरुओं ने उनको सिखाया था, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी ने। मैं बेरमो को किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी पार्टी से नहीं देखता हूँ। बेरमो अपने आप में एक परिवार है और यकीन मानिए यहाँ पे जब आप चुनाव भी आप देखते होंगे, बेरमो का जो चुनावी इतिहास रहा है वो बहुत अलग रहा है। बेरमो में जब लोग मतदान केंद्र में जाते हैं अपने मत का प्रयोग करने, तो किसी जाति के आधार पर नहीं जाते हैं, किसी पार्टी के आधार पर नहीं जाते हैं। वो उस समय निर्णय लेते हैं कि बेरमो के लिए सही क्या है, और वो निर्णय उनका उस वक्त के वर्तमान विधायक या सांसद के कार्यकाल को देखकर होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि बेरमो एक परिवार है और परिवारी के रूप में मैं उसको लेके चलता हूँ। मेरे घर में जब आप आएँ तो मैं किसी से, आमतौर पर जनता जब किसी नेता के घर जाती है तो वो अपना नाम बताने से पहले अपना पार्टी बताती है, अपने पार्टी बताने से पहले अपना जाति बताती है। अगर सामने वाला नेता उसके जाति का हो तो और ज़ोर से बताती है। मेरा ये मानना है और मैं अपने कार्यकाल में ये दर्शाता भी हूँ कि जो मुझे पार्टी बताता है या जो मुझे जाति बताता है उनको मैं 10-15 मिनट वेट कराता हूँ, और जो लोग मुझे अपने नाम बताते हैं और फिर अपना समस्या बताता है उसका काम मैं पहले करता हूँ। क्योंकि अगर हम अपने काम करने के तरीक़ों में बदलाव नहीं लाएंगे तो जनता में बदलाव नहीं आएगा। तो जनता को ये एहसास होना चाहिए कि जाति और पार्टी और धर्म बताने से ज़्यादा बड़ा
अपने माँ बाप के दिए हुए नाम को बताना सही रहता है, और उसी को देखकर मैं काम करता हूँ। तो ये टेन्योर कैसा था? 5 साल मिला आपको? 3.5 साल मिला है। 4 महीना भी मेरा बचा हुआ है। मैं नवंबर 10 को विधायक बना था, और अभी ऑलमोस्ट 3.5 साल में पार किया। तो मैं, क्योंकि आप भी एक स्पोर्ट्स को काफ़ी पसंद करते हैं, हम लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह से हम लोग उसको बात करते हैं। ये जो टेन्योर आपको मिला, इसे यार कैसे खेला आपने? T20 की तरह, वनडे की तरह? क्योंकि टेस्ट मैच की तरह तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपका काम हम लोगों ने देखा है। इसको किस तरह से खेला, और क्या लग रहा है कि अगला टेन्योर और कैसा होगा? देखिए, जब मैं चुनाव बाई इलेक्शन में था, और मेरे विरोधी मुझे अनुकंपा का विधायक बोलते हैं। अनुकंपा का विधायक मैं तब होता जब मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं होता, और मुझे वॉक ओवर मिल जाता। वो लोग आते मेरे सामने और बोलते, राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। वो आते और बोलते, राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए आजसू पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। लेकिन आजसू पार्टी के भी प्रमुख आए थे मेरे घर पर, मेरे पिता को श्रद्धांजलि दी है, बहुत बड़े बड़े बातें कही, लेकिन चुनाव में तो उनके परिवार के सामने उन्होंने उम्मीदवार उतारा, भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करके उतारा, और 3 पूर्व मुख्यमंत्री आए, ना जाने कितने कैबिनेट मंत्री आए, और मैं चुनाव लड़कर आज विधायक बना। तो वो मुझे अनुकंपा का विधायक आज भी बोलते हैं। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ रहा था, तभी मैंने अपने भाषणों में इस बात की जिक्र की थी कि जब मैं विधायक बना, तो ये चुनाव तो निश्चित तौर पर मैं अपने पिता के नाम पर जीत रहा हूँ, अपने पिता के काम पर जीत रहा हूँ। अगला चुनाव मैं अपने पिता के संस्कार पर और अपने किए हुए काम पर जीतूंगा। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये 3.5 साल का टेन्योर, और अभी जो बचा हुआ है 2-3 महीना या 2.5 महीना, ये टेन्योर में मैं इतना ज़रूर है कि मैं जनता के बीच में जाकर अपने किए हुए कार्य पर और अपने पिता के संस्कार पर वोट मांग सकता हूँ। मतलब आप हवाई नेता नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पे रहने वाले लोग हैं। सर, हमारा परिवार हमेशा से ग्राउंड जीरो पर रहा है, और यही कारण है कि मैं अपने परिवार से 7वें बार का विधायक हूँ। मेरे पिता 8 बार चुनाव लड़े, 6 बार जीते, मैं 1 बार चुनाव लड़ा, मैं जीता। किसी परिवार से 7वें बार का विधायक बनना, निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आता होगा कि जनता को उन पर यकीन है, और हम काम करते हैं तब हम जीतते हैं। अनूप जी, इसी से जुड़ा मेरा भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि बेरमो की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं तमाम तैयारियां हो रही है। क्या एक बार फिर से जनता अनूप सिंह पर भरोसा करेगी, और अगर करेगी तो क्यों करेगी? देखिए, मैं उस सिद्धांत पर काम करता हूं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल खुद ब खुद मिल जाता है। मैं कर्म करते गया हूं, और अनेकों कर्म किए, और कर्म गिनाने के लिए नहीं होता है, और मीडिया में बताने के लिए नहीं होता है। सरकारी कामों की अगर सूची मैं आपको बताऊं, अपने कर्म के अलावा जो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी, तो करीब करीब अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रखंड वाइज प्रखंड सम्मेलन किया, जहां पर मैंने अपने विधायक के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा जनता के बीच में रखा, सबूत के साथ, योजना के साथ, राशि के साथ। किसी प्रखंड में 400 करोड़ रुपया, किसी प्रखंड में 350 करोड़ रुपया, किसी प्रखंड में 600 करोड़ रुपया, किसी प्रखंड में 500 करोड़ रुपया। इतनों कामों को हम लोग ने धरातल पर उतारा। कितने रोड्स बने, कितने स्टेडियम्स का निर्माण हम लोग कराने के लिए आगे आए, कितने ट्रांसफार्मर्स, बिजली की सुविधा हम लोग ने पहुंचाने का काम किया, कितने नर्सिंग कॉलेजेस खुलवाने का काम किया, जो हॉस्पिटल्स बंद थे उनको भी हम लोग ने खुलवाया। तो मेरा कार्यकाल आने वाले चुनाव में जनता ने देखा है। आने वाले चुनाव में मेरे कार्यकाल के आधार पर मैं निश्चित तौर पर बोलूँगा कि यहाँ से महागठबंधन की जीत होगी, और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। क्योंकि आपने महागठबंधन का जिक्र कर दिया, तो मेरा इसी से जुड़ा सवाल है
क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि महागठबंधन यहाँ से जीत रहा है, प्रदेश स्तर पर अगर हम बात करें तो हेमंत जी, कल्पना जी या बाकी और भी आपके पार्टी के भी जो सीनियर लीडर्स हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के, वो भी ये दावा कर रहे हैं। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ममता जी की बात करें, बाबूलाल जी की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन की बयार बह रही है और इस बार आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसके लिए बोल रहे हैं? बाबूलाल मरांडी जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जेवीएम पार्टी बनाया और उन्होंने बोला कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, चले गए। शिवराज जी चौहान झारखंड के, हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड का है। ये लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज को बांटने के नाम पर राजनीति करते हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी सबको लेकर साथ चलने की राजनीति करते हैं। और जो ये परिवर्तन रैली ये बता रहे हैं, ये परिवर्तन रैली कोई हमारे लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये परिवर्तन रैली ये अपने लिए कर रहे हैं और कराने वाला कोई और नहीं है, कराने वाले बाबूलाल मरांडी हैं। परिवर्तन इनको करना है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके झारखंड विकास मोर्चा जो इन्होंने बनाया था उसके कार्यकर्ताओं को आगे लाना है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। और ये बात अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये समझ में आएगा चुनाव में। आप परिवर्तन रैली का हर जगह का वीडियो फुटेज उठा के देखिए, कहाँ पे इनकी रैली सक्सेस हो रही है, कहाँ पर भीड़ आ रहा है। हर जगह का आपको एक ही नज़ारा है, लाल रंग दिखाई दे रहा है, कुर्सी खाली है और कुर्सी का रंग लाल है, और तो कुछ है वो हो रहा नहीं है। बेरमो की बात कर लें, सिमडेगा की बात कर लें, बोकारो की बात कर लें, राय मशूरा करने के लिए जा रहे हैं, कैंडिडेट का चयन करने जा रहे हैं, आपस में कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, स्टेज पर मारपीट हो रही है, नीचे मारपीट हो रही है। ये कहाँ की परिवर्तन की बात कर रहे हैं? परिवर्तन तो इन्होंने कर दिया। बाबूलाल मरांडी को लाकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही लोग को दरकिनार करने का परिवर्तन कर दिया। हेमंत बिश्व शर्मा जी को लाकर, शिवराज सिंह चौहान को लाकर आदिवासी को, मूलवासी को, अल्पसंख्यकों को ये एहसास दिलाने का काम कर दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। यही परिवर्तन इन्होंने किया है। आपने कल मुख्यमंत्री जी का लेटर देखा होगा, हेमंत बिश्व शर्मा के नाम पर जो इन्होंने लिखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखना पड़ रहा है कि आपके राज्य में जो हमारे लोग हैं उनको भी आप उनका दर्जा दें। जब ये हमारे झारखंडियों को असम में दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये झारखंड में दिला पाएंगे जब इनकी सरकार आएगी? और दिलाना चाहते तो सरना धर्म कोड पर दिला सकते थे, दिलाना चाहते तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर दिला सकते थे, दिलाना चाहते तो ये ओबीसी रिजर्वेशन का बिल पास करके दिला सकते थे। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। दिलाना चाहते तो नियोजन नीति का जो, खतियानी नीति का जो हम लोग ने बिल पास किया था उस पर दिला सकते। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नर पर गवर्नर चेंज हो गए, लेकिन विधानसभा से पारित बिल दिल्ली नहीं जा पाया। लेकिन अनुज जी, जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, तो बीजेपी के नेता भी आप पर वार कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान के भाषण की बात करें, हेमंता की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो बार बार रोजगार के मुद्दे पर आपकी सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहाँ है वो 5 लाख नौकरियाँ, और आखिर जब चुनाव का वक्त आया तब आप उत्पाद सिपाही बहाली निकाल करके युवाओं को इतना दौड़ा दे रहे हैं, उनमें से 1 दर्जन से ज़्यादा युवाओं की मौत हो जा रही है। इस पर वो आपकी सरकार को घेर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी के नाम पर आप ठगने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सृजल योजना के माध्यम से, ये तो डेटा के बात है, मुख्यमंत्री सृजल योजना के माध्यम से कितने युवाओं को इस योजना का लाभ मिला, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चुनाव के वक्त पता चलेगा आपको, जब ये मत में कन्वर्ट होगा। मैया सम्मान योजना के माध्यम से ये भी एक, आखिर रोज़गार क्या है? किसी को आर्थिक सहायता मिले और रोज़गार के रूप में वो तब्दील हो।
मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना के माध्यम से दे रहे हैं। आप अगर बात करें झारखंड की, आज थर्ड टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है। डीवीसी का निर्माण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। कोल इंडिया का निर्माण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। सेल का निर्माण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। टीवीएनएल किसने बैठाया? कांग्रेस पार्टी ने। पीटीपीएस किसने बैठाया? कांग्रेस पार्टी ने। टाटा को टाटा बनाने वाला कौन था? ज़मीन देने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी ने। आज की डेट में क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि कांग्रेस के अलावा एक भी सरकारी कंपनी का निर्माण इन्होंने अपने ये 3 टर्म के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया होगा? 7.5 लाख एम्प्लॉय थे जब कोल इंडिया का निर्माण हुआ था, आज 1,75,000 हो गए। 4th ग्रेड पर कोई बहाली नहीं निकल रही है। 940 जो मेडिकल अनफिट का मामला है, उसमें ना जाने 1.5 लाख से ऊपर बुजुर्ग महिलाएं हमारे मर गए, ये एहसास में कि उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगा, लेकिन मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा। फीमेल वीआरएस स्कीम पर जो हमारा जेबीसीसीआई का रूलिंग है कि फीमेल वीआरएस स्कीम पर माँ अपने बच्चों को नौकरी दे सकती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। डीवीसी का 1.5 लाख संख्या था, आज डीवीसी का संख्या 10,000 हो गया है। कोई 4th ग्रेड के एम्प्लॉय की बहाली नहीं हो रही है। मित्र जो आदमी डेथ केस हो गए उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, उनको 15 लाख रुपया थमा दिया जा रहा है कि हम नौकरी नहीं दे सकते। जो प्रस्थान हम लोग ने लगाया उसमें ये नौकरी नहीं निकाल पा रहे। ये राज्य सरकार को दोष है। इससे पहले अपने कार्यकाल को तो बताएं। हमारे राज्य सरकार ने आखिर केंद्रीय एजेंसीज को यहाँ पे क्यों बैठाया? क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज के बैठने से यहाँ पे रोजगार बढ़े, लेकिन वो बढ़ने का काम नहीं हो रहा है, वो घट रहा है। ज़मीन किसकी जा रही है? राज्य सरकार के लोगों की, झारखंडियों की, आदिवासियों की, मूलवासियों की। पहले ज़मीन किसकी गई? उनकी। अब आप सोच लीजिए, आज़ादी के बाद पहली बार किसी ने ज़मीन का पट्टा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, गैर मजरूआ ज़मीन का पट्टा। लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन के पट्टे को किसने छीनने का काम किया? रघुवर दास ने 2017 में लैंड बैंक बनाकर। अब आप समझ जाइए, जिसका 3 पीढ़ी इस आस में मर गया कि उसका पोता या परपोता या नाती को नौकरी मिलेगा, जब नौकरी लेने का बात आया कि कोल इंडिया में माइनिंग शुरू होगा, नौकरी होगा तो मेरे पोते को नौकरी मिलेगा, तब पता चलता है भैया गैर मजरूआ ज़मीन से मालिकाना खत्म हो गया। एचईसी किसने बैठाया? कांग्रेस पार्टी ने। क्या हालत है आज एचईसी की? 6-6 महीना से एचईसी के लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, एचईसी में बहाली नहीं हो रही है। पीटीपीएस पतरातू प्लांट एनटीपीसी को आपने दे दिया। दुर्भाग्य कि राज्य का मुखिया उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास जी पीटीपीएस देते हैं। यही हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, इन्होंने प्रपोजल रोक दिया था कि हम नहीं देंगे एनटीपीसी को, हम पतरातू पावर प्लांट खुद चलाएंगे, खुद बनाएंगे और खुद इसका एक्सटेंशन करेंगे। इन्होंने क्या किया? रघुवर दास जी मुख्यमंत्री जी हटे, रघुवर दास जी आए, एनटीपीसी से एग्रीमेंट किया। अरे एग्रीमेंट करते करते कम से कम 1 मेगावाट का तो एग्रीमेंट कर लेते कि झारखंड सरकार को भी आपको बिजली देना है। जितना मेगावाट एनटीपीसी प्रोड्यूस कर रही है, कोयला झारखंड का, ज़मीन झारखंड की, प्लांट झारखंड का, और वो जा रहा है झारखंड के बाहर। अदानी, आपने अदानी को ज़मीन दे दिया, लेकिन अदानी के ज़मीन से जितना भी बिजली जा रहा है वो सब बांग्लादेश जा रहा है। झारखंड में 1 मेगावाट बिजली नहीं आ रहा है। तो ये सबको भी तो देखना होगा ना। अनूप जी, इससे पहले आपने जिक्र किया मैया सम्मान योजना, और झारखंड सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो फिलहाल चल रही हैं। बीजेपी ये कहती है कि ये जितनी भी योजनाएं होती हैं, सरकार बनते ही क्यों नहीं लाया जाता है? ये बिल्कुल आखिर में क्यों लाया जाता है? क्या जनता को इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। रितिका जी, मुख्यमंत्री जी ने कई चिट्ठी लिखे केंद्र सरकार को कि हमारा पैसा हमको वापस दे दिया जाए, और आप बोल रही हैं कि क्यों नहीं आता है स्टार्टिंग में। बीजेपी बोल रही है, मैं बीजेपी का जवाब दे देता हूँ। कैसे आएगा? रघुवर दास जी खजाना खाली करके गए, 5,000 करोड़ तो डीवीसी का बकाया करके गए थे, और उसके बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी के माध्यम से वो पैसा होल्ड कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी को भी तो अपने कोष को बढ़ने के लिए समय चाहिए। जब कोष बढ़ा
तब काम हुआ, तब लोगों को और भी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का जवाब हम देंगे, वापस मुख्यमंत्री जी आएंगे और ये जितनी भी योजना जो वो बता रहे हैं कि आखिरी में आ रहा है, अब ये योजना पहले आएगी। 1,000 का पैसा, मैया सम्मान योजना का पैसा 2,000 होगा। अब मुख्यमंत्री जी के तुरंत मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद होगा। लेकिन हेमंता तो कह रहे हैं कि 60,000 मिलना चाहिए था, ये धोखा कर रहे हैं आप लोग। हेमंत विश्व शर्मा जी शायद भूल रहे हैं कि उड़ीसा में भी उन्हीं का गवर्नमेंट है और उन्होंने 1,000 का मैया सम्मान योजना का कट कॉपी पेस्ट करके प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखाई है उस योजना को। तो उड़ीसा में भी जाके दिलवा दें हेमंत विश्व शर्मा 60,000। लेकिन एक और दावा किया जा रहा है, वो ये आपने भी देखा होगा कि वो बार बार ये कह रहे हैं क्या जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी चुनाव के बाद हमारी सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री मैया योजना के कार्ड के रूप में वो ये कह रहे हैं कि दीदी को वो योजना लाएंगे और उसमें ज़्यादा लाभ देंगे। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। हेमंत विश्व शर्मा क्या है वो सबको मालूम है। हम तो हेमंत सोरेन की बात करते हैं, पाला पड़ चुका है उनके साथ, आगे भी पड़ जाए क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग झारखंड की राजनीति में तो उनके नाम की एंट्री आप ही ने कराई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। देखिए, मैंने बोला ना, करनी और कथनी में फ़र्क है। झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड सरकार को बचाने के लिए और हेमंत सोरेन जी के साथ आखिरी सांस तक लड़ने के लिए ये संस्कार मेरे पिता देके गए। मेरे पिता का और गुरुजी का और हेमंता का एक बहुत गंभीर और बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत प्यारा रिश्ता था। जब तक जीवित हूँ हेमंत सोरेन के साथ हूँ, जब तक राजनीति में हूँ हेमंत सोरेन के साथ हूँ, आखिरी सांस तक अपने जीवन के हेमंत सोरेन के साथ हूँ। उसे कुछ भी किसी भी तरीके से अगर साजिश के तहत उस रिश्ते को, हमारे नेता को, हमारी सरकार को कोई भी बदनाम करना चाहेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, उससे डरने वाला नहीं। अच्छा, अब इस पे आता है दीदी को वो योजना, क्या लगता है मुख्यमंत्री मैया योजना की काट है बीजेपी के पास? मैंने बोला नहीं, कट कॉपी पेस्ट की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री आवासीय योजना था, इंदिरा गांधी आवासीय योजना था, उसको प्रधानमंत्री आवासीय योजना कर दिया गया। ये सब योजना कांग्रेस का लाया हुआ है। आज मनरेगा चिल्लाते हैं। आज मनरेगा ही के माध्यम से वोट बटोरने का काम इन्हीं के नेता लोग जाकर भाषण देकर करते हैं कि हम मनरेगा में इतने पैसा दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भाषण में क्या बोला था पार्लियामेंट में? हम धरोहर के रूप में मनरेगा को संभाल के रखेंगे। धरोहर किसको बोला जाता है? धरोहर बोला जाता है हिंदुस्तान की वो चीज़ें, वो व्यक्ति, वो सोच, वो संस्कृति जिससे हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। धरोहर उसको बोला जाता है। देखिए, मैं राजनीति करता हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तान के सभी पूर्वजों को सम्मान करता हूँ और यही कारण है कि बेरमो में जब आप जाइएगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक मिलेगा। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चौक का निर्माण कराया, उनकी मूर्ति का निर्माण कराया, 6 फुट की मूर्ति का निर्माण कराया हूँ, क्योंकि वो धरोहर थे। उनकी सोच भाजपाई हो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आदमी को जागरूक बनाने का काम कर रहे थे। उस टाइम हमारा हिंदुस्तान विकसित नहीं था। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि मनरेगा धरोहर है और जितने भी कांग्रेस की योजनाएं थी वो तो सब कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदल कर चला रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या योजना थी? राजीव गांधी योजना के नाम पर थी। तो ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं और वो बयान आपने भी देखा होगा। बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर, अपने भाषणों में, कि झारखंड में पहले हेमंत सरकार थी, अब वो ये कह रहे हैं कि अब तो मियाँ बीवी की सरकार हो गई है, राजा रानी मिल करके झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। कहाँ है सबूत? लूटने का काम कर रहे हैं। 5 महीना जेल डाल तो दिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बरी हो के तो आ गए। लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं। रह गई बात
मियाँ बीवी की सरकार, तो जिसे वो मियाँ बीवी की सरकार कह रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कल्पना सोरेन एक विधायक है, एक माननीय विधायक है, और वो सीएम की पत्नी है। और शायद जिनकी पत्नी होगी उनको समझ में आएगा कि पत्नी का धर्म क्या होता है। हम हिंदू संस्कृति में अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म पत्नी का ये मतलब होता है कि पति के राह पर चलते हुए पति का साथ देना। वो कल्पना सोरेन जी कर रही हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन जी को संस्कृति मालूम है, संस्कार मालूम है, और वो भी झारखंड की बहू है। सीता सोरेन जी उनके पार्टी में गई, बहुत अच्छा है। कल्पना सोरेन जी हमारे यहाँ काम कर रही हैं, बहुत खराब है। अरे हमारे यहाँ गलती थोड़ी था, आपने गलत बहू को चुन लिया। आपको बहू पर भी तो दाव लगाना चाहिए था। अब जो बहू को गुरुजी का संस्कृति पे समझ में नहीं आ रहा था, उसे आपने चुन लिया। अब जो बहू को गुरुजी का संस्कृति समझ में आ रहा है, उससे आप डर रहे हैं, तो लालचन लगा रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं बोला, पहले जिस परिवार को आप गाली देते थे, उस परिवार के व्यक्ति को आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करा रहे हैं, पार्टी तोड़वा रहे हैं, घर तोड़वा रहे हैं। जिस चंपई सोरेन को आपने 5 महीना गाली दिया, उस चंपई सोरेन को आपने भारतीय जनता पार्टी में लिया। जिस मधु कोड़ा को गाली दिया पूरे विधानसभा चुनाव में, आपने उसे अपनी पार्टी में लिया। जिस गीता कोड़ा को आपने गाली दिया, उसे आपने अपने पार्टी में लिया। और आप हमारे को संस्कार बता रहे हैं, आप हमारे को बता रहे हैं कि कौन से परिवार को क्या करना है। जिसे वो परिवारवाद कहते हैं, जिसे वो वंशवाद कहते हैं, उसे हम सेवावाद कहते हैं। और जो सेवा करेगा उसी को पता है कि बाप दादा का नाम बचाना उसके लिए पहली प्राथमिकता होती है। और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन अगर काम कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि उनको उनके काम के आधार पर गुरु जी का नाम जीवित रखना है। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे राजेंद्र बाबू को और पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी को यहाँ पे जीवित रखना है। इसलिए मैं काम वही करता हूँ जिससे मेरे पूर्वजों का नाम ना खराब हो। वही हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन अनूप जी, क्योंकि कल्पना सोरेन की यात्रा को मैंने भी कवर किया, एक चीज़ जो उस लेडी में, मतलब कि कल्पना जी में देखने को मिल रहा है, वो ये कि नॉन स्टॉप वो लोगों से मिल रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, और बिना थके वो रात के 12 बजे तक यात्रा को कंडक्ट कर रही है, और फिर अगले दिन वो चली आ रही है। देखिए, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी? बहुत बड़ी। जिसकी वजह से आज कल्पना सोरेन जैसी एक फायर ब्रांड लीडर बहुत बड़ी भूल थी। देखिए, संगति जैसा रखिएगा, व्यवहार वैसा ही रहेगा। कल्पना सोरेन जी का संगति था हेमंत सोरेन जी का, भारतीय जनता पार्टी उसे समझ नहीं पाई। उन्होंने हमारे नेता को जेल भेज दिया। आदिवासी भावना से खेला, मूलवासी भावना से खेला, खतियानी भावना से खेला, गुरुजी के संघर्ष से खेला। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जनता कैसे पलटवार करने वाली है। और आप खुद समझिए, आप कहाँ पे थे? 1 सीट पर थे आप लोकसभा में। कल्पना सोरेन ने कितने सीट जिता के दिए? 5। तो 14 में से 5 की बढ़ोतरी हुई कल्पना सोरेन के आने से। तो विधानसभा में कितनी की बढ़ोतरी होगी? हेमंत सोरेन के दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार बनाती है। 55 से अधिक सीट पर हम थे, ऑलमोस्ट 52 के करीब, 51-52। अब ये दोनों आ गए हैं, तब क्या होने वाला है? तो डर तो होगा ही। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो 55 प्लस है, और अब तो विधानसभा है। और लोकसभा के आंकड़ों से उनको विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री चुनने का समय मिल जाएगा क्या, या मौका मिल जाएगा? वो तो जनता के मत से मिलेगा ना। जनता जब मत देगी तब पता चलेगा। और उस समय हेमंत सोरेन अंदर थे, अब हमारा झारखंड का शेर बाहर है, हमारा दादा बाहर है। अब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है,
उन्होंने गिरिडीह में अपने संबोधन में कहा कि एक बार फिर से संकल्प लेते हैं, क्योंकि उनका एक पुराना संकल्प भी था जिसमें नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक नया संकल्प लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हेमंत सोरेन को फिर से जेल भेजेंगे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि झारखंड की जनता देख रही है। जिस हेमंत सोरेन के जेल भेजने से झारखंड की जनता इतनी आक्रोशित हो गई, उसी जनता के सामने फिर से जेल भेजने की बात कर रहे हैं, और ये संकल्प भी उनका पुराना संकल्प की तरह खाली हो जाएगा। उन्होंने क्या संकल्प लिया था? उन्होंने लिया था कि मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाऊंगा। मजबूरन उनको नीतीश कुमार के साथ जाके उप मुख्यमंत्री का कुर्सी शेयर करना पड़ा। अब कुछ मिला नहीं तो अयोध्या पहुंच गया पगड़ी विसर्जन करने के लिए। तो संकल्प कहाँ पूरा हुआ? संकल्प पूरा होता तब ना पगड़ी विसर्जन होते। उन्होंने तो पगड़ी विसर्जन नहीं किया, और गलती से अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए तब क्या फिर से पगड़ी बांधेंगे? वो एक संकल्प पूरा कर नहीं पा रहे, दूसरे संकल्प को धारण करने आ जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी क्या कहते हैं छोड़ दीजिए, उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस स्पीच क्योंकि एक बयान फिर सुर्खियों में है, वो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक शातिर चोर हैं। रॉबिन हुड का नाम सुने हैं? रॉबिन हुड चोर थे लेकिन गरीबों के मसीहा थे। वही डर है बाबूलाल मरांडी को सता रहा है। हेमंत सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को, गलत मंसूबों को धरातल पर नहीं उतरने देते हैं, उसे चोरी कर कर कहाँ विसर्जन कर देते हैं। वही चोरी करते हैं वो। उनकी गलत नीतियों को चोरी करते हैं, उनके गलत मंशाओं को चोरी करते हैं, उनके गलत सोच को ख़त्म करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाती है तो हेमंत सोरेन को चोर बोलने का आरोप लगाते हैं। लेकिन वो गरीबों के नेता हैं, वो झारखंडियों के नेता हैं, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, झारखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के नेता हैं। तो डर तो लगेगा ही। बाबूलाल मरांडी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनको अपना मान लें। उनको झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता अपना मान रहे। मैं तो विधानसभा में बैठता हूँ, उनके भी विधायकों से बात होती है, सब माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन उनके नेता तो कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हैं। मीडिया में बोलना और पीछे बात करने में बहुत फ़र्क है। सब माथा पकड़ के बैठे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही की तो कोई जगह ही नहीं है आज के समय में। यही है। लेकिन इस बीच देखिए प्रधानमंत्री मोदी का फिर से एक बार झारखंड दौरा होने वाला है, जहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि वो लातेहार में भी कुछ बड़ा तोहफा देने वाले हैं लातेहार के लोगों को। और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, भले ही हम बात करें अमित शाह की या फिर हिमंता बिश्व शर्मा, वो तो लगातार झारखंड आते ही रहते हैं, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, ये सभी बड़े चेहरे। तो एक तरफ जहां एनडीए लगातार बड़े बड़े चेहरों को झारखंड में उतारी है, तो ऐसे में इंडिया अलायंस की तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर? आपने बोला लातेहार में प्रधानमंत्री जी तोहफा देने आ रहे, 10 साल तक कहाँ थे? बीजेपी के नेताओं के बारे में आप बता रही थी रितिका जी कि वो बोल रहे हैं चुनाव के समय घोषणा करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी चुनाव के समय घोषणा करने आ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी तो देने का काम कर रहे हैं। दूसरा केस चला गया, तीसरा केस जाने वाला है। 21 से 18 वर्ष हो गए, 60 से 50 वर्ष हो गई महिलाएं। हेमंत सोरेन जी ने किया सैया के लिए, सेविका के लिए, सीपीएल पुलिस कर्मियों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए हेमंत सोरेन जी ने किया, आंगनबाड़ियों के लिए, आपको पशुपालकों के लिए, ये सब हेमंत सोरेन जी ने करके बताया। हमारे लॉयर्स के लिए हेमंत सोरेन जी बोलते नहीं है, करते हैं। रह गई बात
कि ये तमाम नेता आ रहे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे चुनाव से पहले 6 तारीख को जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, और वहाँ पे भी प्रधानमंत्री गए होंगे, वहाँ पे भी अमित शाह गए होंगे, वहाँ पे भी योगी जी गए होंगे, वहाँ पे भी जी हेमंत बिश्व शर्मा गए होंगे, शिवराज सिंह चौहान गए होंगे, अनुराग ठाकुर गए होंगे, सभी तमाम नेता गए होंगे। रिजल्ट क्या आएगा पता चल जाएगा। जब उनके वहाँ जाने से कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आने से क्या होगा? और इतना ही था तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों चुनाव एक साथ कराने का निर्णय ले रहे थे। ये चुनाव आयोग रोज आ रहे थे, अचानक से पलटी क्यों मार गए? 2 स्टेट में कराया, 2 स्टेट में नहीं कराया, क्योंकि इनको डर था कि हम चारों राज्य में साफ हो रहे हैं। इनको डर था कि अगर हम एक साथ चुनाव कराएंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा इन्विटेशन नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा पैसों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम अपने नेताओं को ज़्यादा किसी राज्य में नहीं भेज पाएंगे। तो सेगमेंट बाय सेगमेंट चुनाव कराते हैं, और सेगमेंट बाय सेगमेंट चुनाव करके ज़्यादा रणनीति के साथ उतरते हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये झारखंड भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, हरियाणा भी हार रहे हैं, और जम्मू कश्मीर भी हार रहे हैं। अच्छा, मेरे लास्ट 2 सवाल है। पहला ये कि गृह मंत्री हो या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हो, वो बार बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लैंड जिहाद का और लव जिहाद का, यानी एक धर्म विशेष की राजनीति करने का आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज की बात हो या फिर संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम होने का कारण और एक दूसरे धर्म विशेष के लोगों की संख्या को बढ़ने का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों पर बीजेपी के नेता आक्रामक है और आप लोगों को घेर रहे हैं। कुछ और मुद्दा लेके इनको आना चाहिए। कितने एक ही थाली से कितना ढोल पीटेंगे इन लोग? 2 चुनाव तो पार करा दिए यही मुद्दा ले लेके। बात करिए रोजगार का, बात करते हैं पाकिस्तान का। बात करिए हिंदुस्तान की जीडीपी का, बात करते हैं मुस्लिमों का। बात करिए आप तरक्की का, बात करिए आप टूरिज्म का, ये बात करते हैं डेमोग्राफी का। इनके पास ये मुद्दा के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, हम लोग सब 21वीं सदी में रह रहे। हम जब अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, चाहे आपके बच्चे हों या मेरे बच्चे हों, चाहे उन बीजेपी नेताओं के बच्चे हों, बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, जो सक्षम में पढ़ाना चाहिए, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करता है, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। तो क्या अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के समय में वो बॉन्ड भर के देते हैं कि मेरा बच्चा मुस्लिम जाति से आता है, हिंदू से नहीं पढ़ेगा, और मेरा बच्चा हिंदू जाति से आता है, मुस्लिम से नहीं पढ़ेगा? क्या हॉस्पिटल में जब इलाज कराने जाते हैं, अब के संजय सेठ भी गए थे कुछ दिन पहले इलाज कराने, वहाँ पे कौन कौन सी नर्स मुस्लिम थी वो उनको पता था, कौन कौन से डॉक्टर मुस्लिम थे वो उनको पता था। जब हम इलाज के लिए जाति मुस्लिम हिंदू नहीं देखते हैं, जब हम शिक्षा ग्रहण कराने के लिए अपने बच्चों के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, तो हिंदुस्तान के नेता चुनने के लिए हिंदू मुस्लिम और धर्म क्यों देखते हैं? क्या अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी पहले थे या मुस्लिम पहले थे? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तानी पहले थे कि मुस्लिम पहले थे? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। विदेश में जाइए, वहां पे तो जाति धर्म पार्टी के आधार पर वोट नहीं होता है। वहां पर वोट होता है विकास के आधार पर, वहां पे वोट होता है काम के आधार पर। और मेरा तो चुनाव आयोग से मांग होगा कि चुनाव में इस तरीके के भाषण देने वालों को बैन करना चाहिए कि आप जाति धर्म के माध्यम से प्रभावित नहीं कर सकते हैं अपने भाषणों में वोट के लिए। झारखंड हो निर्वाचन आयोग हो या हिंदुस्तान का निर्वाचन आयोग, अगर सबसे पहले हिंदुस्तान को बदलना है तो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों पर बैन होना चाहिए, वैसे भाषणों पर बैन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैन नहीं करिएगा
तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। आज मेरे घर पर कुछ महिलाएं आई हुई थी, 70-80 महिला थी, उसमें से एक महिला ने उन लोग के साथ लूट कर लिया। कमेटी चलता था, वो कमेटी की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने हर से साइन कराया, प्रेसिडेंट होने के नाते सबने साइन किया, बैंक गई, बैंक के खाते में उन पर लोन सेंक्शन करा दिया। उसमें बैकवर्ड भी थी, फॉरवर्ड भी थी, हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी। तो मैं उनसे यही पूछा कि आप लोग सब आज एक साथ आ गई। बोले समस्या होगा तो आएंगे ना। मतलब बढ़िया है, अगर आप पे समस्या आया तो आप सब एक हो गई, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड सब एक हो गए, बीजेपी कांग्रेस राजद जेएमएम सब एक हो गए। और जब हिंदुस्तान पर समस्या आएगा, जब झारखंड पे समस्या आएगा, तब आप लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मुखिया, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, सरकार चुनने का काम करिएगा। तो तरक्की कहाँ से मांगिएगा, विकास कहाँ से मांगिएगा? तब तो फिर अपने जाति के आधार पर अपना मुखिया चुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा यही है, हिंदू मुस्लिम। चलिए चलते चलते ये बता दीजिए कौन किस पे भारी पड़ेगा, हेमंत या हेमंता? क्योंकि हेमंता तो कह के गए हैं अभी कि कल ही रांची में कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द कई मिलन समारोह होने वाले हैं और उसमें कई चेहरे आपके पार्टी के खासकर वो नज़र आएंगे। वो लाइन सुने हैं, एक था टाइगर, हाँ फिल्म भी देखा, फिल्म भी देखा है आपने। अब दोनों के नाम में फर्क कर लीजिए। हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंता खुद बता रहे हैं एक था हेमंत था, एक था टाइगर, एक था हेमंत। वो खुद बता रहे हेमंत था, हेमंत है और हेमंत ही रहेगा। इस बात को मैं दावे के साथ आपके न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैं झारखंड में ये बोल सकता हूँ कि हेमंत सोरेन जी आ रही हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि कल्पना सोरेन जैसी नेत्री हमें मिली, और वर्कफोर्स अब डबल स्पीड से काम करेगा। टेंशन उसी बात की है, ये एक हेमंत सोरेन को ख़त्म करने का बात कर रहे थे, सामने कल्पना सोरेन आ गई। अब क्या करेंगे? उनको समझ ही में नहीं आ रहा हम करें क्या। हेमंत सोरेन पे पड़े कि कल्पना सोरेन पे पड़े, या उन तमाम हेमंत को आदर्श मानने वाले लोगों को अपने तरफ करने का काम करें, समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हेमंत सोरेन बनना बहुत अलग बात है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ, और मैं सही मायने में मेरे से पूछिए कि हेमंत दा जैसा व्यक्ति मिलना बहुत अलग है। मैं विधायक बाद में हूँ, पहले हेमंत सोरेन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। छोटे भाई के नाते उन्होंने मेरे हर सुख दुख में खड़े होने का काम किया है। और आप खुद समझ लीजिए कि जिसके पिता कोरोना काल में, वो भी कोरोना फर्स्ट फेज़ में, जिसके पिता का देहांत हुआ हो, और एक दूसरे के पास, एक दूसरे के पड़ोस में भी लोग जाने से डर रहे हो, और उसके पिता का शव उसके घर में पड़ा हो, और राज्य का मुख्यमंत्री खुद तो आए अपने बूढ़े पिता 75 साल के बुजुर्ग आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को उस कोरोना काल में मेरे पिता के पार्थिव शरीर को दर्शन कराने के लिए लाए, अपनी पत्नी को लेके आए, अपने बच्चों को लेकर आए, अपने भाई को लेके आए। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा? इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा? और इससे बड़ा सम्मान किसी और के लिए भी क्या होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री बुरे वक्त में खड़ा होना जानता है। इसलिए मैंने बोला कि हेमंत सोरेन बनना मुश्किल है। और मनीष भाई, आपने तो बहुत करीब से हेमंत सोरेन को देखा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, जब तक ये जीवन है, हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन था, और हेमंत सोरेन ही रहेगा। अनूप सिंह के जीवन में कोई और नहीं आ सकेगा। चलिए अनूप जी, इतना आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुमार जयमंगल, जो कि साफ कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में भले बीजेपी के नेता लाख दावे कर ले, लेकिन आप जब परिणाम सामने आएगा, या फिर कहे कि मतपेटियों से, ईवीएम से जब रिजल्ट निकलना शुरू होगा, तो एक बार फिर हेमंत सोरेन ही आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नजर आएंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।